हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो क्लास 10th फिजिक्स से है, तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, ये फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको डिफाइन कर सकते हैं स्टडी ऑफ चार्जेस। चार्जेस के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो सबसे पहले हम चार्जेस को डिटेल में समझते हैं। जैसे चार्जेस के बारे में हमें इतना तो पता ही है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, लाइक चार्ज रिपेल करता है, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव और निगेटिव चार्ज है तो यहाँ लाइक चार्ज हो गया, मतलब यह रिपेल करेगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है मतलब अनलाइक चार्ज है तो यह एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलॉम होता है, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ये चार्ज या तो रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहा जाता है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। इसमें क्या है कि चार्ज रेस्ट में होगा, चार्जेस एट रेस्ट। चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, और चार्ज अगर मोशन में है, चार्जेस इन मोशन, अगर चार्ज मोशन में है तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, रबिंग प्लास्टिक कॉम्ब ऑन हेयर। अगर हम प्लास्टिक कॉम्ब को हेयर पे रब करते हैं तो वो पेपर के स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम प्लास्टिक कॉम्ब को रब करते हैं तो वो चार्ज एक्वायर कर लेता है, और हम जानते हैं कि प्लास्टिक कॉम्ब क्या है, इंसुलेटर है। प्लास्टिक कॉम्ब इंसुलेटर है तो यह चार्ज को रेस्ट में रख लेता है, मतलब वो चार्ज को स्टोर करके रखता है, जिसकी वजह से वो पेपर के स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करता है। वहीं पे अगर हम मेटल कॉम्ब की बात करें, अगर हम मेटल कॉम्ब को हेयर पे रब किए रहते तो वो पेपर के स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेटल कॉम्ब क्या है, ये कंडक्टर है। मेटल कॉम्ब कंडक्टर है, मतलब यह चार्ज को रेस्ट में नहीं रख पाता, मतलब यहाँ से चार्ज मूव कर जाता है, चार्ज यहाँ से मूव कर जाता है, जिसकी वजह से वो पेपर के स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। अर्थात कंडक्टर क्या है कि कंडक्टर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। चार्ज को हम Q से डिनोट कर सकते हैं, Q इक्वल टू NE। यहाँ पे N क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, सो ऑन। और E हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में ही। जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलॉम्ब ऑफ चार्ज, मतलब 1 कूलॉम्ब चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यही हमको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला Q इक्वल टू NE हमें पता है। Q यहाँ चार्ज हुआ तो चार्ज की जगह पे 1 कूलॉम्ब लिखेंगे, N हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, और E चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब। यहाँ कूलॉम्ब से कूलॉम्ब तो कट हो गया, मतलब N इक्वल टू हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, मतलब 1/1.6 इंटू 10⁻19, 10/16 इंटू 10⁻19। इसको जब सॉल्व करेंगे 0.625 आएगा, 0.625 इंटू 10⁻19, या नहीं तो इसको 6.25 इंटू 10⁻18 लिख सकते हैं। तो यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। अब जैसे एक क्वेश्चन है, कैन अ बॉडी
कैन अ बॉडी हैव चार्ज 3.2 इंटू 10⁻⁻20 कूलॉम। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए यही फॉर्मूला होगा, Q इक्वल टू एनी। यहाँ Q हमें पता है 3.2 इंटू 10⁻⁻20, N हमें निकालना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लिख दिए। तो N इक्वल टू हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻20 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मतलब 3.2 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻20 प्लस 19। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻1 आएगा, मतलब 0.2। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे लिखेंगे नॉट एग्जिट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना हो ही नहीं सकता है। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है तो वो बॉडी न्यूट्रल होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है तो बॉडी न्यूट्रल होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम होगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगा। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो नेगेटिव चार्ज बॉडी होगा। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस और फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को जाने में जितना अमाउंट वर्क डन किया वो चार्ज, वही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इसका SI यूनिट होता है वोल्ट। SI यूनिट वोल्ट होता है, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। मतलब V इक्वल टू हो गया W/Q। V इक्वल टू हो गया W/Q। अगर हमें 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलॉम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब 1 कूलॉम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जब 1 जूल वर्क डन होगा तो वही 1 वोल्ट वहाँ पे उसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेज़र करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, उसी से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं। अब अगर हम फ्लो ऑफ चार्ज की बात करें, फ्लो ऑफ चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कॉजेज फ्लो ऑफ चार्ज। अ फ्री पॉजिटिव चार्ज मूव्स टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल और अ फ्री नेगेटिव चार्ज मूव्स टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल। मतलब नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल की तरफ और पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा लोअर पोटेंशियल की तरफ। जैसे एक क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज of 2 coulomb from a point at 118 volt to a point at 128 volt। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 128 माइनस 118 मतलब 10 वोल्ट, और चार्ज मूव कितना हुआ 2 कूलॉम।
तो यहाँ पे हमको वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है। V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W हमें निकालना है, W इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू। V का वैल्यू 10 और Q का वैल्यू 2, मतलब 20 जूल वर्क डन यहाँ पे हुआ। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज passing through a 6 वोल्ट बैटरी। तो यहाँ पे चार्ज कितना है, चार्ज है 1 कूलम्ब और पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट मतलब 6 वोल्ट। तो यहाँ पे हमको एनर्जी या वर्क डन निकालना है, एनर्जी या वर्क डन मतलब W हमको निकालना है। V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, V का वैल्यू 6 है, बाई इक्वल टू W बाई 1, तो W इक्वल टू 6 जूल। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर which makes the electric charge or current to flow in the wire। मतलब यह पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर, मतलब वायर के दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट उस वायर में फ्लो होता है। जैसे अगर Q, इफ Q इज द चार्ज which flows through a conductor in time t, अगर Q चार्ज है जो कंडक्टर से फ्लो हो रहा है और उसमें टाइम t टाइम लग रहा है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू हो जाएगा चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं, I इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब Q इक्वल टू I इंटू टी। अब इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट इसका होता है एम्पियर, और इसको हम A से डिनोट करते हैं। और करंट को जो हम मेज़र करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एमीटर। एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करते हैं। जैसे हमको 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करना है, 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर in 1 second, then current flowing through it is 1 एम्पियर। मतलब जब 1 कूलम्ब चार्ज किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड तक फ्लो होगा तो वहीं पे उसका इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर हो जाएगा। अब अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो हम लोग प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट 2 तरह का होता है, एक ओपन सर्किट होता है और एक क्लोज सर्किट होता है। ओपन सर्किट में क्या है, जैसे हम एक ये इलेक्ट्रिक सर्किट ले लेते हैं, ये एक बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव ये हुआ, यहाँ पे स्विच है। जब ये स्विच ऑफ पोजीशन पे रहेगा, यहाँ पे एक बल्ब है, तो ये ग्लो तो यहाँ पे कर नहीं रहा है इस टाइम। जब ये स्विच ऑफ पोजीशन पे रहेगा तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, और यही स्विच जब ऑन पोजीशन पे रहेगा ये बल्ब ग्लो करेगा और यह क्लोज सर्किट कहलाएगा। एक क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करेंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट। Calculate the amount of electric charge that
फ्लोज थ्रू इट, फ्लोज थ्रू इट। तो यहाँ पे गिवन दिया हुआ है I 0.25 एम्पियर, टाइम T है 20 मिनट, इसको सेकेंड में चेंज करेंगे 1200 सेकेंड। Q हमको निकालना है, Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू T, मतलब 0.25 इंटू 1200, इसको जब सॉल्व करेंगे 300 कूलम आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, 6 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन क्रॉस थ्रू एन एरिया पर मिनट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करेंट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो जाएगा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो यहाँ पे टोटल चार्ज Q इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन है, और हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। जब इसको सॉल्व करेंगे 9.6 इंटू 10⁻2 आ जाएगा, 9.6 इंटू 10⁻2। और टाइम, यहाँ पे टाइम है 60 सेकेंड, तो हमें I निकालना है, I इक्वल टू Q बाई T, मतलब 9.6 इंटू 10⁻2 बाई 60। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा, यानी तो 1.6 मेगा एम्पियर हम इसको लिख सकते हैं। अब ओम्स लॉ की बात करते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करेंट flowing through a conductor is directly proportional to its potential difference across its end and inversely proportional to its resistance। मतलब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, इक्वेशन फर्स्ट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं I इक्वल टू हो जाएगा V/R, और K यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, मतलब V इक्वल टू IR। तो यहाँ पे फिर V क्या पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, I हो जाएगा करंट, और R हो गया रेसिस्टेंस। जैसे अगर हमको 1 ओम को डिफाइन करना है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor is 1 volt and the current flowing through it is 1 ampere, then its resistance will be 1 ohm। मतलब 1 ओम इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक आयरन draws a current of 3.4 ampere from 220 volt supply line. What current will this electric iron draws when connected to 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। यहाँ पे दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन में 220 वोल्ट है सप्लाई लाइन, और सेकेंड सिचुएशन में 110 वोल्ट सप्लाई लाइन है। सबसे पहले हम फर्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं। इन फर्स्ट सिचुएशन इसमें I हमको पता है 3.4 एम्पियर, और V पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, R इक्वल टू V/I।
220/3.4 मतलब 64.7। और सेकेंड सिचुएशन की बात करें, इन सेकेंड सिचुएशन तो आर हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे हम फर्स्ट सिचुएशन में आर का वैल्यू फाइंड किया है, तो आर इक्वल टू 64.7 और भी इक्वल टू 110 वोल्ट। तो यहाँ पे हमको आई निकालना है, आई इक्वल टू वी बाई आर 110/64.7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.7 एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम एक और क्वेश्चन की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर carrying 2 ampere current is 0.1 volt. Calculate the resistance between the point. यहाँ पे V हमें पता है गिवन, V इक्वल टू 0.1 वोल्ट और I 2 एम्पियर, तो R इक्वल टू V बाई I 0.1/2 मतलब 0.05। यही यहाँ का रेसिस्टेंस हो जाएगा, मतलब 0.05 ओम लिख सकते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम हो। रेसिस्टेंस इसको डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड टू द करेंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब रेसिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बाय करेंट, आर इक्वल टू वी बाई आई, वी इक्वल टू आई इंटू आर। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है और इसको हम रेसिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। कुछ फैक्टर है जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। जैसे सबसे पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेसिस्टेंस जो है वो कंडक्टर का, वो कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। मतलब अगर कंडक्टर का लेंथ इंक्रीज करेगा, मतलब ज़्यादा होगा, तो रेसिस्टेंस भी वहाँ पे ज़्यादा होगा, और अगर कंडक्टर का लेंथ कम होगा तो रेसिस्टेंस भी कम होगा। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या नहीं तो हम थिकनेस इसको बोल सकते हैं, थिकनेस ऑफ कंडक्टर। तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेसिस्टेंस जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब हुआ कि वायर का थिकनेस जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा। थिक वायर हैज़ लेस रेसिस्टेंस। और तीसरे प्रॉपर्टी की बात करें, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। अब जितना भी प्योर मेटल होता है, द रेसिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। रेसिस्टिविटी ये मतलब इसको हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी that qualifies how strongly given material opposes the flow of electric current। मतलब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कितना ज़्यादा वो अपोज कर रहा है, कोई मटेरियल के फ्लो को वो कितना ज़्यादा अपोज कर रहा है, वही उसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कहलाएगा। इसका ऐसा यूनिट, रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है। जैसा हम लोग जानते हैं, एज वी नो, पहले हम अभी जस्ट पढ़े हैं
कि रेसिस्टेंस जो डिपेंड कर रहा है उसका दो फैक्टर हम लोगों को ध्यान यहाँ करना है। सबसे पहले फैक्टर की बात कर रहे हैं, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मानेंगे। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ हम देख रहे हैं आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए, तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए। रो यहाँ पे रेसिस्टिविटी हुआ, रेसिस्टिविटी कांस्टेंट इसको हम बोल सकते हैं रो को, तो रो एल इक्वल टू हो जाएगा आर ए, तो रो इक्वल टू हो गया आर इंटू ए बाई एल। ये रो जो है वो रेसिस्टिविटी है यहाँ पे, वेयर रो रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी आर रेसिस्टेंस, ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाउ विल द रेसिस्टेंस of a wire changes when its diameter is doubled and its length remaining the same। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर के बदले डी बाई टू, मतलब डायमीटर बाई टू का स्क्वायर, मतलब हो गया पाई डी स्क्वायर बाई 4। अगर इसका रेसिस्टेंस R1 है, इट्स रेसिस्टेंस R1, तो रेसिस्टेंस रो एल बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब रो एल बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई डी स्क्वायर बाई 4, मतलब 4 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर। अब जब इसके डायमीटर को हम डबल करेंगे, व्हेन इट्स डायमीटर इज डबल्ड, जब इसके डायमीटर को डबल करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर के बदले हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर को डबल करना है, तो 2D बाई 2 का स्क्वायर, मतलब हो गया पाई डी स्क्वायर। अब इसका रेसिस्टेंस, इट्स रेसिस्टेंस R2 इक्वल टू हो जाएगा रो एल बाई A2, मतलब रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, 10 R2 बाई R1, जब इसको हम निकालेंगे R2 बाई R1, तो रो एल बाई पाई डी स्क्वायर इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4 रो एल, पाई डी स्क्वायर से पाई डी स्क्वायर कट हो गया, रो एल से रो एल कट हो गया, मतलब 1/4, तो सो R2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 R1। मतलब क्या हुआ कि जब इसके डायमीटर को डबल करते हैं, व्हेन इट्स डायमीटर इज डबल्ड, जब इसके डायमीटर को डबल करते हैं, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम्स 4 टाइम्स, 4 टाइम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, एंड द रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बिकम्स 1/4 कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का दो तरह से कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि 2 और मोर रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड कंसेक्यूटिवली, मतलब एंड टू एंड जब वो कनेक्ट होगा तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। इसमें क्या होता है, करंट सेम रहता है, करंट इज सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह अलग अलग होगा, लेकिन करंट हर जगह सेम होगा। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, ये 3 यहाँ पे रेसिस्टेंस है, R1 R2 R3, 3 रेसिस्टेंस है। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी जो होगा वो हर जगह
अलग अलग होगा तो v इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। Vn तक ये आएगा, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उतना तक आएगा। और करंट हर जगह सेम है तो I इक्वल टू हो जाएगा I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू सो ऑन IN तक ये जाएगा। अब जब हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ जब हम अप्लाई करते हैं, ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू IR, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा IR1, V2 इक्वल टू हो जाएगा IR2, V3 इक्वल टू हो जाएगा IR3 और Vn इक्वल टू हो जाएगा IRN। सब्सटीट्यूटिंग दोज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 में जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस सो ऑन प्लस IRN। V के बदले हो जाएगा IR, V इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ के हिसाब से, I इसमें कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन प्लस RN। यहाँ पे I से I कट हो गया, मतलब R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन प्लस RN। यही R इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ पे हो गया। जब सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा तो इसमें ओनली हम उसके वैल्यू को ऐड कर देंगे। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर इन द गिवन सर्किट। एक सर्किट दिया हुआ है, उसमें हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। जैसे ये सर्किट है, इसमें 3 अलग अलग रेसिस्टेंस है और ये 5 वोल्ट के एक बैटरी से कनेक्टेड है, 5 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। यहाँ का रेसिस्टेंस 4 ओम है, यहाँ का 6 ओम है और यहाँ का 10 ओम है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, क्योंकि सीरीज में ये कनेक्ट है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 10, मतलब 20 ओम हो जाएगा। क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है इसलिए डायरेक्ट हम इसको ऐड कर देंगे। करेंट थ्रू सेल, करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/20, मतलब 0.25 एम्पियर। यूजिंग ओम्स लॉ, जब हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेसिस्टर, 4 ओम रेसिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो होगा 0.25 इंटू 4, मतलब 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेसिस्टर 0.25 इंटू 6, तो 1.5 वोल्ट हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेसिस्टेंस तो 0.25 इंटू 10, मतलब 2.5 वोल्ट हो जाएगा। यही हर जगह का अलग अलग जगह का पोटेंशियल डिफरेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। इसमें क्या है, 2 और मोर रेसिस्टेंसेज आर कनेक्टेड between the same 2 points, इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, लेकिन करंट डिफरेंट होता है, बट करंट इज डिफरेंट। लेकिन सीरीज में क्या था कि करंट सेम था और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं 3 अलग अलग रेसिस्टेंस ले लेते हैं और इसको एक बैटरी से यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। एक ये रेसिस्टेंस हो गया, दूसरा एक ये रेसिस्टेंस हो गया और तीसरा ये रेसिस्टेंस हो गया। R1, R2, R3, 3 अलग अलग रेसिस्टेंस है और हर जगह करंट अलग अलग होगा, I1, I2, I3। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू हो जाएगा V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 सो ऑन इक्वल टू Vn, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह सेम है। और करंट I जो होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस सो ऑन प्लस IN, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। जब हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, जब हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R, यही लॉ यहाँ पे हमको अप्लाई करना है। तो I1 इक्वल टू हो जाएगा V/R1, I2 इक्वल टू हो जाएगा V/R2, I3 इक्वल टू हो जाएगा V/R3 और IN इक्वल टू हो जाएगा V/RN। सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, जब हम इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो I इक्वल टू क्या है I1 प्लस I2 प्लस I3
प्लस सो ऑन प्लस आई एन। आई के लिए हो जाएगा वी बाई आर, और आई वन के लिए वी बाई आर वन, आई टू के लिए वी बाई आर टू, आई थ्री के लिए वी बाई आर थ्री, और सो ऑन आई एन के लिए वी बाई आर एन। तो यहाँ पे वी बाई आर इक्वल टू वी यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री प्लस सो ऑन वन बाई आर एन। वी से भी कट हो गया, मतलब वन बाई आर इक्वल टू हो जाएगा वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री प्लस सो ऑन प्लस वन बाई आर एन। ये आर इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, जब यह पैरेलल में रहेगा तो इस तरह से उसको हम ऐड करेंगे। लेकिन अगर सिंपली दो रेसिस्टेंस दिया हुआ है, फॉर टू रेसिस्टेंसेज आर वन एंड आर टू, बस दो ही रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा आर वन इंटू आर टू बाई आर वन प्लस आर टू। इसको शॉर्टकट में हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, थ्री रेसिस्टर्स of resistances 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm are connected in parallel with a 6 volt cell. Find the current through each resistor. दूसरा हमको निकालना है द करेंट सप्लाइड बाय द सेल, और तीसरा हमको निकालना है द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जैसे यहाँ पे ये सर्किट दिया हुआ है, 6 वोल्ट के सेल से ये कनेक्ट है, 6 वोल्ट के सेल से कनेक्ट है, और तीन यहाँ पे रेसिस्टेंस है लगा हुआ है, रेसिस्टर तीन ठो, एक है 10 ओम का, एक है 20 ओम का और एक है 30 ओम का, और करंट I1 I2 I3 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए I इक्वल टू वी बाई आर होता है, तो I1 इक्वल टू वी बाई आर वन हो जाएगा, मतलब 6/10 0.6 एम्पियर। I2 इक्वल टू हो जाएगा 6/20 मतलब 0.3 एम्पियर, और I3 इक्वल टू हो जाएगा 6/30 मतलब 0.2 एम्पियर। दूसरे क्वेश्चन के लिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब 0.6 प्लस 0.3 प्लस 0.2 मतलब 1.1 एम्पियर। और तीसरे के लिए आर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमको निकालना है, तो आर इक्वल टू वी बाई आई, यहाँ पे सिंपल हम ले लेंगे 6/1.1 मतलब 5.5 ओम। इसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, क्योंकि यहाँ के पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो 1/r इक्वल टू हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, मतलब 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 मतलब 11/60। तो r इक्वल टू हो जाएगा 60/11 मतलब 5.5 ओम। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से भी हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ पे शॉर्टकट में निकाल सकते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू हाई रेसिस्टेंस वायर द वायर बिकम्स हॉट, मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट किसी हाई रेसिस्टेंस वायर से फ्लो करता है तो वायर हॉट हो जाता है, इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहा जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहा जाता है। जैसे इसको हम समझ सकते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q moves against potential difference V, the amount of work done, या इसको हम हीट एनर्जी लिख सकते हैं, हीट एनर्जी W या H इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू, मतलब हीट एनर्जी इक्वल टू हो गया V इंटू क्यू, और I इक्वल टू Q/T हमें पता है, तो H इक्वल टू हो जाएगा VI इंटू टी, क्योंकि Q इक्वल टू है IT, Q इक्वल टू IT होता है। इसको हम फिर से लिख सकते हैं, H इक्वल टू IR इंटू IT, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है, तो H इक्वल टू हो जाएगा I²RT। यही मतलब हीट हमको अगर निकालना होगा तो यहाँ इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। इसका ऐसा यूनिट जूल होता है।
और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात करें, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात करें तो इसमें कहता है कि हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला हम ले सकते हैं, 3 इसमें ऑप्शन है, पहला ले सकते हैं करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, मतलब हो जाएगा हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। दूसरा बात करें रेसिस्टेंस, मतलब हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। और तीसरा हम बात करें तो टाइम, मतलब हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इस तीनों को जो हम कंबाइन करेंगे तो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। यहाँ पे आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसके लिए एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। एक क्वेश्चन है, a potential difference of 250 volt is applied across a resistance of 500 ohm in an electric circuit, या इलेक्ट्रिक आयरन हम ले सकते हैं। कैलकुलेट करंट और हीट प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकेंड। इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है गिवन भी क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट, आर रेसिस्टेंस 500 ओम और टाइम है 10 सेकेंड। सबसे पहले हमको करंट निकालना है, तो V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर, मतलब 250 बाई 500 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। और दूसरा बात करें हीट का, तो हीट H इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, आई के बदले 0.5 का स्क्वायर इंटू आर 500 इंटू टाइम 10 सेकेंड, तो 1250 जूल, ये आंसर हो जाएगा। अगर हम एक और क्वेश्चन लें, कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,500 कूलॉम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट। इसमें क्वेश्चन में गिवन क्यू क्या है, 96,500 कूलॉम, क्यू हमें पता है, टाइम 1 आवर है तो 3600 सेकेंड हो जाएगा, और भी पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट हमें पता है। आई निकालेंगे, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब 96,500 बाई 3600 26.67 एम्पियर। आर इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर, मतलब 50 बाई 26.67 1.78 ओम हो जाएगा। और हीट प्रोड्यूस निकालना है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जब इसके वैल्यू को पुटअप करेंगे I के बदले 26.67 स्क्वायर इंटू आर 1.78 इंटू 3600, तो ये हो जाएगा 4788,400 जूल। इसको हम लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10⁶ जूल इलेक्ट्रिक पावर। इसको डिफाइन कर सकते हैं, द रेट एट विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड, मतलब जिस रेट से एनर्जी प्रोड्यूस होगा या कंज्यूम होगा वही उसका पावर हो जाएगा। पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, मतलब P इक्वल टू हो जाएगा W बाई टी, और W हमको वर्क डन पता है, या हीट प्रोड्यूस्ड आई स्क्वायर आर टी बाई टी, टी से टी कट हो गया, मतलब P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल टू आई इंटू आई आर, तो P इक्वल टू हो जाएगा I इंटू भी, चूँकि V इक्वल टू आई आर होता है। अब P इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर इंटू भी, क्योंकि I इक्वल टू V बाई आर होता है, तो P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, यह भी एक फॉर्मूला हो गया। और इसका SI यूनिट इसका वाट होता है। अब अगर हमको 1 वाट को डिफाइन करना है, 1 वाट का मतलब हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, मतलब 1 जूल पर सेकेंड अगर वो एनर्जी कंज्यूम करेगा
तो उसका पावर 1 वाट होगा। जैसे किसी बल्ब पे 100 वाट पावर लिखा हुआ रहता है, तो इसका मतलब हुआ कि वह 100 जूल पर सेकेंड के हिसाब से इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है। एक क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 volt and 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be, मतलब पावर कंज्यूम इसको हमको यहाँ पे निकालना है जब उसको हम 110 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में P, पहले वाले सिचुएशन में P हमें पता है पावर 100 वाट और V 220 वोल्ट पता है। तो यहाँ पे हमको पहले रेसिस्टेंस निकालना है। तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, मतलब 100 इक्वल टू 220 का स्क्वायर बाई आर। आर इक्वल टू हो जाएगा 220 इंटू 220 बाई 100, मतलब 484 ओम। अब सेकेंड सिचुएशन में हमको पावर निकालना है, पावर हमको सेकेंड सिचुएशन में निकालना है, जबकि V हमें पता है 110 वोल्ट और R हमें पता है 484 ओम। तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, मतलब 110 का स्क्वायर बाई 484। जब इसको सॉल्व करेंगे 25 के आएगा, तो यही 25 वाट यहाँ पे पावर हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा पावर इंटू टाइम, मतलब E इक्वल टू पी इंटू टी। इसका कॉमर्शियल यूनिट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर KWH से इसको हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे हमको 1 किलोवाट आवर को डिफाइन करना है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस हैविंग अ पावर rating 1 kilowatt is used for 1 hour, electrical energy consumed is 1 kilowatt hour। अब अगर हमको किलोवाट आवर और जूल में रिलेशन करना है, तो रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, तो 1 किलोवाट आवर का मतलब हुआ 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। 1 किलोवाट को हम 1000 वाट लिख सकते हैं, 1000 वाट फॉर 1 आवर। और 1 वाट का मतलब हुआ 1 जूल फॉर 1 सेकेंड, मतलब 1000 वाट इक्वल टू हो जाएगा 1000 जूल फॉर 1 सेकेंड। तो 1000 वाट या 1 किलो वाट आवर को अगर हमको ये करना है, तो इसमें हम लिख सकते हैं 1000 जूल इंटू 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल आंसर आ जाएगा। अगर कॉस्ट हमें निकालना है कि कितना पावर कंज्यूम हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कितना आएगा, तो उसमें क्या होता है कि 1 यूनिट का कॉस्ट अगर 3 रुपीज़ है, RS3 है कॉस्ट, तो इसका मतलब हुआ कि 1 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट हुआ 3 रुपीज़। अ बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट एंड 100 वाट। व्हाट इज इट्स रेसिस्टेंस? 5 such bulbs burn for 4 hours. What is the electrical energy consumed, and calculate the cost if the rate is rupees 4.60 per unit। इसमें हमको P पता है पावर 100 वाट, V पता है 200 वोल्ट, तो सबसे पहले R निकालना है। R के लिए P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर फार्मूला का यूज़ करेंगे, 100 इक्वल टू 200 का स्क्वायर बाई आर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो R का वैल्यू हमारा 400 ओम आ जाएगा। अब हमको इलेक्ट्रिसिटी का पावर यहाँ पे निकालना है, तो पावर
100 वाट है, इसको जब किलोवाट में चेंज करेंगे तो 0.1 किलोवाट हो जाएगा, और टाइम 4 आवर हमें पता है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय वन बल्ब से एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा 0.1 इंटू 4, मतलब 0.4 किलोवाट आवर। अब कितना बल्ब है? 5 बल्ब है, तो 5 बल्ब का मतलब हो जाएगा 5 बल्ब का एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा 0.4 इंटू 5, मतलब 2 किलोवाट आवर। और इसका कॉस्ट क्या है? ₹4.60। तो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है 4.60, तो 2 किलोवाट आवर मतलब 2 यूनिट का कॉस्ट हमको निकालना है, तो 2 इंटू 4.60 मतलब 9.20, यही इतना रुपया इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ।